देखिए, आज बात एक ऐसे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां चुनाव सिर्फ सरकार नहीं तय करेंगे बल्कि पूरे साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। जी हां, बांग्लादेश में सत्ता का संग्राम जारी है और इस संग्राम पर सिर्फ ढाका की नजर नहीं, दिल्ली, इस्लामाबाद और बीजिंग तीनों की नजर टिकी हुई है। मतलब पाकिस्तान, भारत और चीन सब इस चुनाव को देख रहे हैं। 300 में से 299 सीटों पर वोटिंग आज पूरी हो गई है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में यह पहला बड़ा संसदीय चुनाव है और इसी चुनाव के साथ तय होगा कि बांग्लादेश का अगला रास्ता क्या होगा, भारत के साथ या पाकिस्तान चीन के साथ, जो अब तक यूनुस कर रहे थे। लेकिन तस्वीर सिर्फ चुनाव की नहीं है, इसको जरा समझिए ध्यान से। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमलों और हत्याओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। माहौल बदला, सरकार बदली और अब सत्ता का संतुलन भी बदलने के कगार पर है। देखिए, 1991 से 2024 यानी 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही, एक शेख हसीना, दूसरी खालिदा जिया। लेकिन अब दोनों तस्वीर से बाहर हैं। एक देश छोड़कर जा चुकी हैं, दूसरी अब इस दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं और इसी खाली जगह को भरने के लिए नई ताकतें मैदान में हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, जो करीब 35% वोट शेयर रखती थी, उसे चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया इस बार। तो सवाल उठता है, क्या ये चुनाव वाकई लोकतांत्रिक है या फिर सत्ता की नई पटकथा इत्यादि लिखी जा रही है। खैर, उस पर नहीं जाएंगे। 2024 में जब तख्ता पलट हुआ तो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की बनी, तथाकथित नोबेल पुरस्कार विजेता और तमाम चीजें। उस दौरान भारत विरोधी गतिविधियों की खबरें आने लगी एकदम से। यूनुस के अंतरिम सरकार बनते ही भारत विरोधी गतिविधियों की खबरें बांग्लादेश से आने लगी, हिंदुओं की हत्या होने लगी और इस बीच पाकिस्तान की दखलंदाजी बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बढ़ी। चीन पहले से ही मौके की तलाश में था। अब सवाल यह है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की ओर झुकाव रखेगा, और अगर जमात का प्रभाव बढ़ता है तो क्या कट्टरपंथ की राजनीति और तेज होगी, और अगर नई सरकार भारत से दूरी बनाती है तो क्या दक्षिण एशिया का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, उनकी हत्याएं, जिनमें से एक हत्या आज भी हुई है, ये सब सिर्फ घटनाएं हैं या फिर सत्ता बदलने से पहले का एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। आज इस पहलू पर भी बात होगी। आज हम जवाब तो चाहिए वैसे कई सवाल उठाने जा रहे हैं, उन सवालों पर आएंगे और आपको बताएंगे ये सवाल मौजूदा परिदृश्य में कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं और क्यों। क्या बांग्लादेश का चुनाव क्षेत्रीय राजनीति की नई कहानी लिखेगा, ये बड़ा सवाल है। नई सरकार के लिए भारत के साथ मजबूरी या विकल्प, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है नई सरकार के लिए जरूरी, क्या भारत के साथ मजबूरी है, विकल्प है, क्या है हिंदुओं की सुरक्षा या कट्टर राजनीति जारी रहेगी, और क्या बांग्लादेश में सत्ता बदली तो क्या पावर बैलेंस भी बदलेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल कई हैं जो बांग्लादेश में होने जा रहे बदलाव और उसके बाद की संभावनाओं पर पूछे जा रहे हैं। आज हम भी उन्हीं सवालों को बनाएंगे आधार, करेंगे इस पर बात। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं बांग्लादेश में हुए चुनाव पर, जरा देख लीजिए क्या। उसके बाद में कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर बांग्लादेश के इस इशू को लेकर हम करेंगे डिबेट। Me for Bangladesh. For you and for Bangladesh. Yes, it is a turning point, and we are waiting for that point. Inshallah, people demand change, they desire change. We also desire the change. Alhamdulillah, it is a emerging matter for me because I have given my vote after 3 consecutive votes where I was been deprived. Not me only, all the people of Bangladesh, and that time I was in the prison. Thank you. No, I voted before. Before, okay. Very good, very good. Yes, very fair. It didn't even start now, but the line is huge. Yes, I think it's so. I think so. It will be competitive. People are participating, so it's nice. I came early this time, wishing to vote early. We're hoping, inshallah, this time the vote will be free and fair. It's almost about 17 years that we haven't seen a free and fair election. So hopefully this time, inshallah, we will see some good candidates and people who will work for the country, work for the nation. We'll have a corruption-free
country, inshallah. So let's hope for the best. So far, yeah, I just came in. This election is about to start. The polling is about to start in a minute. We are hoping that the conditions will be fair and it'll be. Sorry, yeah, it'll be peaceful. Hopefully, inshallah. Yeah, we haven't seen such much violence this time before the elections, which we have seen in the previous years. So let's hope for the best. I am pretty sure it'll be very competitive this time, and I hope and pray that the competent candidate wins this time from all the constituencies. Right now, I have a mixed feeling. On one hand, I'm happy because this is the first time I'm voting, and on the second hand, it's still the same people. Right? We did not really get any new candidates for this constituency, so that's a little bit disappointing. But I'm happy that I'm being able to vote for the first time. Major candidates, I would say it's definitely between Tariq Rahman of BNP and Dr. Khaliduzzaman of Jamaat. The rest of the people, I don't really know who they are. I don't really know what they stand for or what they. Logically, it seems like that because they're the two heavyweight candidates, and like I said, the rest of the people who are competing here haven't really heard of them or don't really know what they're campaigning for. And I think quite a few of them already stepped down in favor of BNP as well. So the competition has narrowed down. तो शेख हसीना की 15 सालों की सरकार के बाद ये पहला आम चुनाव बांग्लादेश में, और पता आपको ये दे 4:30 बजे तक आज वोटिंग वहाँ पर हुई है। बांग्लादेश में 4 की मौत हुई है, कई बम धमाके हुए हैं। सबके बीच में जो आंकड़ा निकल कर सामने आया 4:30-5 के आसपास वो रहा 47.91%। इतनी वोटिंग वहाँ पर कुल हो पाई है। अब यहाँ से आगे क्या बात उसकी, बीएनपी या जमात, तमाम चीज़ें ऐसी जिस पर आज हम बात करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको बता दें, तो उसके बाद में हम बात करेंगे। बता आपको ये दें कि हमारे साथ चंद्रशेखर जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है चंद्रशेखर जी। हमारे साथ शान खान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका भी स्वागत है शान जी। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सुरेंद्र सर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी सर स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रशेखर बसोतिया से करना चाहूंगा। सर, ओपनिंग रिमार्क आपका क्या है? बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर किस प्रकार से आप लोगों को उम्मीदें हैं? भारत किस प्रकार से देख रहा है बांग्लादेश को मौजूदा समय में? सर, ये सबसे पहले सुदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और भारत हमेशा अच्छे पड़ोसी की उम्मीद करता आ रहा है जी, और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र की बहाली पूरे दक्षिण एशिया के लिए शांति का प्रतीक लाएगी। वहाँ कट्टरवाद का समापन होगा। सरकार चाहे कोई भी बनाए, ये उनके देश के नागरिकों का अधिकार है वो किनको चुने, पर भारत एक पड़ोसी होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते ये चाहेगा कि वहाँ ये जो पिछले कई दिनों से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है जी, ये इस नई सरकार के आने के बाद बंद होंगे और सरकार पहले से ज्यादा जागरूक और सचेतक होगी। और जिस तरह हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं बड़े भाई होने के नाते, उसी तरह बांग्लादेश की नई सरकार भी अपने छोटे भाई होने का पूरा रिश्ता निभाएगी और दोनों देशों के बीच परस्पर जिस तरह विकास की धारा बहती थी पूर्व में, वो धारा वापस बहाल होगी। ठीक है चंद्रशेखर जी, आप बने रहेगा। एक बार फटाफट सभी का ओपनिंग रिमार्क हम ले लें, फिर हम बात करेंगे। शान खान जी, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देख रही है सर बांग्लादेश के हालातों को? भारत विरोधी जो माहौल वहां पर देखा गया यूनुस के आने के बाद से, अब वो अंतरिम सरकार जा रही है, नई सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देख रही? कुल जमा यही सवाल है सर। शान खान जी। देखिए आशीष जी, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ जी, तो एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान अस्तित्व में आया। और जो हम पश्चिमी पाकिस्तान था जो वर्तमान में पाकिस्तान है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था जो वर्तमान में बांग्लादेश है जी, इन दोनों में मूलभूत अंतर ये था जी, कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, यानी जो वर्तमान के बांग्लादेशी लोग हैं, वो पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में अधिक धर्मनिरपेक्ष थे। वो अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने के पक्षधर थे और वो अपने अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार देने की बात करते थे जी। इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं की और उनकी जनता में मेल नहीं खाई और अंततः भारत के सहयोग से बांग्लादेश का जन्म हुआ और तभी से बांग्लादेश भारत के प्रभाव में रहा था और भारत से बांग्लादेश के अच्छे संबंध रहे थे, अच्छा सहयोग रहा था। किंतु ये मोदी सरकार जब से सत्ता में आई तब से दिन प्रतिदिन
बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बिगड़ते चले गए। उसमें तमाम प्रकार के कारण हैं, जैसे मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो केवल मोदी जी के पीआर तक, उनके प्रचार तक सीमित। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा शान भाई, मैं उस पर आऊंगा, हम लोग इस पर और डिटेल में जाएंगे। एक बार ओपनिंग रिमार्क पहले सबका हो जाए। सर, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। संजीव जी, अब चाहे बीएनपी आए या जमात, इनका अगर प्रभाव बढ़ता है बांग्लादेश में, तो भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों को आप किस प्रकार से देखेंगे आफ्टर यूनुस? संजीव जी। देखिए आशीष जी, बांग्लादेश के आज जो आम चुनाव हुए हैं जी, वो बांग्लादेश के लोकतंत्र की दशा और दिशा निर्धारित करने जा रहे हैं जी। और ये जो चुनाव हैं वो एक ऐसे दौर के बाद हुए हैं कि जिसमें कि हिंसा, अराजकता, उत्पात और एक पुअर गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस जो ये अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की रही, उसका दिखाई दिया। और वहां पर कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंक परस्त जो ताकतें हैं, वो लगातार अपने दबदबे को, अपनी साजिशों को करती रही और उन्होंने पूरे बांग्लादेश के जो समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए हर तरीके की साजिशें रची, जिसमें कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले करना, एंटी इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल करना और वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जाहिर है कि टारगेट करके वो पूरे वोटों को सांप्रदायिक आधार पर बांट करके अधिक से अधिक उसका लाभ उठाने की भी कोशिश की है। लेकिन हम ऐसी आशा करते हैं कि आज जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें ऐसे लोग, ऐसे दल की विजय होगी जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है। आप बने रहिएगा। एक छोटा सा कमेंट सुरेंद्र सर का भी ले लेते हैं, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। सुरेंद्र सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं, ये तो बात निश्चित है कि जो एक ट्रांजिशन फेज था वो बड़ा टर्बुलेंट रहा, वायलेंस से भरा हुआ रहा, हिंदुओं के खिलाफ भी रहा, अवामी लीग के खिलाफ भी रहा। लेकिन अब आज चुनाव हो गए हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो भी पार्टी वहां सरकार बनाएगी, जो भी गठबंधन वहां सरकार बनाएंगे, तो बिना भारत की मदद के तो वो सरकार में अपने लोगों के लिए कोई डेवलपमेंट में बहुत तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हालात में वेट करना चाहिए, क्योंकि जब अफगानिस्तान में भी हुए तो आज देखिए तालिबान से हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं। तो इसलिए चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, तो सरकार किसकी बनेगी उसके बाद ही निर्भर करेगा। लेकिन ये तय है कि जो वायलेंस का मेन आधार था वो वहां पे जमात थी। उनको बंद किया हुआ था अवामी लीग की शेख हसीना ने, अब उनको छोड़ दिया यूनुस ने आकर के। और अब वो जिया खालिद तो है नहीं, उनके बेटे आए हैं, तो लोग सोचते हैं वो प्रोग्रेसिव है, उन्होंने इंडिकेशंस भी दिए हैं। और चूंकि अवामी लीग को डिबार कर दिया है और हिंदू कम्युनिटी ने वहां सफर किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जमात के साथ जाएंगे। ठीक। और मेरा तो अपना यही एक्सपेक्टेशन है कि बीएनपी की सरकार वहां पे बननी चाहिए। ठीक है सर, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके सर, ओके, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं। ब्रेक से जब लौटूंगा तो इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे कि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात है या पूरे साउथ एशिया में एक नई जियोपॉलिटिकल लाइन खींचने जा रही है। यूनुस की विदाई के बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे सत्ता परिवर्तन पर आज हम बात कर रहे हैं। अंतरिम सरकार की विदाई अब तय हो चुकी है और तमाम चीजें आने वाले समय में सामने आ जाएंगी। अब सीधा सवाल है, बांग्लादेश का चुनाव क्षेत्रीय राजनीति की नई कहानी लिखने जा रहा है क्या? पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं पुनः चर्चा की शुरुआत करूंगा और चंद्रशेखर बसोतिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ बढ़ूंगा। बसोतिया जी, भारत सरकार की अगली रणनीति अब यहाँ से क्या होगी, ये भी हम जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति देखते देखते कई सारे हिंदू मार दिए गए। हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत सरकार की क्या स्ट्रेटजी यहाँ से होगी, और क्या ये इंतजार हो रहा था कि एक बार सत्ता परिवर्तन हो, चुनाव हो, उसके बाद देखेंगे? चंद्रशेखर जी। देखिए, सबसे पहले तो वह कि जब भी वहां पे अल्पसंख्यक पर अत्याचार हुआ, भारत सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको एक अच्छी भाषा में जो समझाना चाहिए हमने समझाया। और चूंकि यूनुस के हाथ में भी अभी ये सरकार नहीं थी, वो अंतरिम जरूर थे, पर सरकार वहां कहीं ना कहीं अलगाववादियों के हाथ में चली गई थी, तो वो तांडव मचा रहे थे। अब चिंता का विषय भारत, आपने कहा वेट एंड वॉच, वो अभी भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि चिंता का विषय है कि वहां पे जो अल्पसंख्यकों की रक्षक पार्टी थी, उस पूरी पार्टी को ही चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अब वहां पे जो जमात है, ये जमात वही जमात है, ये देखना होगा जो उपद्रवियों को ज्यादा उकसा रही थी, वहां धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो अब ये देखना है कि ये लोकतंत्र का जो चुनाव है,
बांग्लादेश की जो जनता है उनको क्या चाहिए, वो जो सरकार का चयन करेगी वहाँ हिंदुओं की यदि रक्षा होगी, भारत एकदम उनके साथ रहेगा। पर यदि इस चुनाव के बाद भी जो भी सरकार बने, यदि वो भारत विरोधी कार्यकलाप करेगी या अपने भारत के जो दूसरे दुश्मन देश उनसे मिलेगी, तो भारत का रवैया वही रहेगा जो पहले भी है। हम अपने स्टैंड में आज भी उतने ही कायम है कि साथ दोगे तो सहयोग पाओगे, और यदि साथ नहीं दोगे तो जो कानूनी प्रक्रिया है दूसरे देशों के संग वो आपके ऊपर भी लागू। ओके चंद्रशेखर जी आप बने रहिएगा। शान की तरफ मैं बढ़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष रख रहे हैं, शान खान जी हैं। शान जी, हिंदुओं पर हमलों को लेकर आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार की अब तक की जो प्रतिक्रियाएं रही हैं वो पर्याप्त और प्रभावी रही हैं? इसको किस प्रकार से आप देखेंगे, और अब यहां से हम क्या उम्मीद करें मौजूदा सरकार से, मोदी सरकार से, इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए आशीष जी, बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में जो घटा है वो पूरी मानवता के लिए बहुत ही भयावह और चिंताजनक दृश्य थे। किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, और हर देश की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनके जो भी अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित रहें और उनके अधिकार बहुसंख्यकों के बराबर हो, किसी के साथ अन्याय न हो। किंतु बांग्लादेश में जो कुछ हुआ बहुत ही शर्मनाक था, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सरकार इन सब को लेकर विफल साबित हुई। भारत का जो खुफिया विभाग था वो विफल साबित हुआ, भारत की विदेश नीति विफल साबित हुई, भारत की कूटनीति विफल साबित हुई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश का जो जन्मदाता है वो भारत है, और जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ था तब से बांग्लादेश भारत के प्रभाव में था, भारत के पक्ष में था, और भारत के साथ उसके अच्छे संबंध और सहयोग थे। किंतु जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की, जिस प्रकार की विदेश नीति भारत की मोदी सरकार ने बनाई, उससे धीरे धीरे बांग्लादेश हमसे दूर होता चला गया, और वो जाकर चीन के गोद में खेलने लगा, जिसका परिणाम ये देखा गया। अब बांग्लादेश में जो भी हिंसाएं हुई, वहां पर अल्पसंख्यकों की हत्याएं हुई, उस पर भी हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने वहां के हिंदुओं की जो मौतें हो रही थी उसका उपयोग यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया। इसके अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि 1971 ये साक्षी है कि जब बांग्लादेश पे संकट आया था, जब वहां के अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा था, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान की छाती पे चढ़कर बांग्लादेश को जन्म देने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की विफलता है। आज हम यदि इस परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं वो केवल सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये एक जनमत संग्रह है। वहां पे संवैधानिक जो सुधार होने वाले उसको लेकर अब बांग्लादेश में कैसे संवैधानिक सुधार होते हैं, उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार कितने रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस पर मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इस पर भारत सरकार को बहुत नजदीक से नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। और जो मोदी सरकार की पिछली विफलताएं रही हैं, जिस प्रकार से भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो मोदी जी की पीआर और प्रचार तक सीमित रही थी, उसको बदलकर अब हमें बांग्लादेश पर नजदीक से नजर बनानी पड़ेगी, और हमें वहां। ठीक है सर, ओके, संजीव जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। ठीक है, गॉट इट सर। संजीव जी, ये जो भी नई सरकार बने, अब बीएनपी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी भी कह रहे हैं, और तमाम जो जानकार है राजनीति को ये भी कह रहे हैं कि बीएनपी का ऑलमोस्ट तय है कि वो सरकार बनाएगी। लेकिन नई सरकार जो भी बने, नई सरकार के लिए भारत का साथ मजबूरी या विकल्प? और दूसरी बड़ी चीज, पाकिस्तान जो बिल्कुल लॉन्च पैड बना चुका था यूनिस के इस अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश को, वो और चाइना, यूएस किस प्रकार से देख रहे होंगे इसको? आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे दर्शकों को। संजीव जी, देखिए बांग्लादेश में चाहे जो भी वहां सरकार बनती है, और जाहिर है कि जैसा कि आपने कहा, मैं भी मानता हूं कि इस बात की प्रबल संभावना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि अवामी लीग के बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन बांग्लादेश के लिए है, वही सरकार बनाए में सफल होंगे। तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं जी। और किसी भी जो बांग्लादेश की जो नई सरकार बनेगी, उसके लिए भारत न सिर्फ एक सबसे अच्छा विकल्प है, बल्कि भारत के साथ सहयोग, जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी ने भी कहा, कि अनिवार्य ही नहीं अपरिहार्य होगा। और ये बांग्लादेश का जो जन्म ही भारत के सहयोग से हुआ था, और बांग्लादेश यदि आज उत्थान और विकास की राह पर, वो 1 वर्ष पहले अगर शेख हसीना के कार्यकाल की अगर बात करें, तो जिस तेज गति से वो आगे बढ़ रहा था, उसमें भारत का भी सहयोग उसका एक बड़ा फैक्टर रहा है। और भारत की जो सरकार है, उसकी
बांग्लादेश की सारी गतिविधियों के ऊपर न सिर्फ बहुत पैनी नजर रही है, बल्कि भारत सरकार ने बहुत ही संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे तरीके से सारी स्थितियों को डील किया है। बांग्लादेश को समय समय पर भारत की सरकार ने सलाह दी और जहां पे अगर सख्ती दिखाने की भी आवश्यकता हुई, बांग्लादेश के उच्चायुक्त को कई बार तलब किया गया, उन्हें बताया भी गया और हमने सांकेतिक कदम भी उठाए हैं, चाहे वो आईपीएल के कदम आप देख लें या उसी तरीके के पोर्ट इत्यादि को लेकर के कुछ स्टेप्स लिए गए थे। लेकिन ये भारत इस बात को मान कर चल रहा था कि यदि वर्तमान स्थितियों में भारत कोई बहुत ही ज्यादा सख्त कदम अभी उठा लेता है तो ऐसे में जो कट्टरपंथी है वो एंटी इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुत सारे भारत विरोधी बातें कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत ने एक संतुलित अप्रोच रखा और इस इलेक्शंस के हो जाने का इंतजार किया। लेकिन जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि इस इलेक्शन के बाद जो भी वहां पर सरकार बनती है, यदि उसका रुख अभी भी ऐसा होता है जैसा कि पिछली सरकार का रहा, यदि यथोचित कार्रवाइयां नहीं की गई, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले अगर नहीं रुके, तो भारत सख्त कदम उठाना भी जानता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध हमने कई सख्त कदम उठाए हैं और ये इलेक्शंस के बाद की स्थितियां अब अलग होंगी और ऐसे में भारत के पास सभी तरीके के ऑप्शंस हमेशा से अंदर टेबल रहे हैं। लेकिन वो सख्त कदमों का जो ऑप्शन है वो भारत अब एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन भारत ये आशा करेगा कि वहां पर जो नई सरकार बनेगी वहां पर हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करेगी और वो बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थितियों को सुधारने का कार्य करेगी। जो आपने एक अन्य प्रश्न पूछा है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट की जो भूमिका है वो बांग्लादेश के संदर्भ में संदिग्ध रही है। और शेख हसीना एक व्हाइट मैन का जिक्र किया करती थी कि एक व्हाइट मैन बहुत दबाव बनाया करता था। एक व्हाइट मैन कहा करता था कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे देंगे आप, तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी और अदरवाइज ये बढ़ सकती है। तो इस तरीके के जो डीप स्टेट नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी इसको वॉच कर रही हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनती है तो ऐसी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, चाहे पाकिस्तान का डीप स्टेट हो या चाइना और अमेरिका के डीप स्टेट हो, उनके ऊपर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। स्वामी सर, नया सत्ता समीकरण जो बन रहा है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करें? ये इससे स्थिरता आएगी या ये जो अस्थिरता का दौर चल रहा है वो भी लंबा खींचेगा? बीएनपी से उम्मीद बेमानी तो नहीं? नहीं, देखिए आशीष, ये बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सरकार कोई हो, हिंदू तो इन दो देशों में सुरक्षित है नहीं। जब देश आजाद हुआ पाकिस्तान में 22% थे, बांग्लादेश में 27% थे। मोदी 2014 में आए हैं, उससे पहले ही बांग्लादेश में वो घट के 9-10% रह गए थे, आज 7% हैं। और पाकिस्तान ने तो कभी बताया ही नहीं, लोग कह रहे थे 2014 में ही 2-3% थे, अब तो लोग 1-1.5% कह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि सरकार के चुने जाने के बाद ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, हिंसा थोड़ी कम होगी, लेकिन हिंदुओं को वहां कोई सुरक्षा मिले और वो हिंदू वहां स्वतंत्रता से, ये तो आप भूल जाइए। कुछ नहीं है, ऐसे ही चलेगा जैसे पाकिस्तान में चल रहा है वही बांग्लादेश में चलना है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। आप यूएई और सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहां हिंदू सेफ होगा, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जो भी सरकार बनेगी, क्योंकि अभी तो न तो भारत ने अपने वहां पे ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं, नहीं हम कोई, जैसा संजीव जी ने कहा कि भाई हम कोई भी एक जमात को मैसेज नहीं देना चाह रहे थे कि वो हमारे स्टैंड को एक्सप्लॉइट करे। ठीक है सर, हाँ। तो अब रिजल्ट आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और ये तो निश्चित है कि बांग्लादेश में कोई सरकार बने, उसका कोई साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में वो कोई तहलका मचा देगी नई सरकार, या उससे सारे इक्विलिब्रियम और बैलेंस चेंज हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। नहीं सर, चीन की भारत का और उनका कैसा रिलेशनशिप होगा, यहीं तक सीमित रहेगा। ठीक है सर, ओके। चीन की आर्थिक पकड़, पाकिस्तान की रणनीतिक दिलचस्पी जो हमने देखी हाल फिलहाल के दिनों में, जिस प्रकार से पाकिस्तान इस्तेमाल किया बांग्लादेश का, इन सभी पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को परेशान किया गया, हत्याएं हिंदुओं के बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन अब तमाम चीजें बदलने जा रही हैं। उम्मीद यही है कि चीजें बदलेंगी, उस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, अब क्या सिचुएशन यहां से बनेगी, बिगड़ेगी, आज हम उन्हीं संभावनाओं पर इनफैक्ट चर्चा कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चंद्रशेखर जी की तरफ बिना किसी देरी के बढ़ेंगे। चंद्रशेखर जी, हमने इस पूरी डिबेट में जब कांग्रेस पार्टी से उनका वर्जन जानना चाहा तो उनका एजेंडा बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया
शान खान जी से बातचीत करके कि वो लगातार भारत सरकार की विदेश नीति को टारगेट करते रहे कि विदेश नीति अच्छी होती तो इस प्रकार की स्थिति बांग्लादेश में ना बनती और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हुई उस पर कोई एक्शन ना लेकर सिर्फ और सिर्फ उन हत्याओं पर पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में की गई। चंद्रशेखर बसोतिया जी, इस पर जवाब दे दीजिए। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उनको कांग्रेस से शिक्षा लेने की या कांग्रेस की सलाह की दरकार नहीं है, क्योंकि जब जब देश महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करता है इनके नेता लोकसभा से नदारद हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। बांग्लादेश में घटनाएं हुई, आपने कहा 14 के बाद से, आप ये बताएं 14 के पहले जो भारत था ना वो डरता था मनमोहन सिंह में, और 14 के बाद भारत सीना तोड़ के दुश्मन को, पड़ोसी को प्यार भी करता है और गलती करने में उसके घर में उसमें मारता भी है। हम वो कांग्रेसी नहीं है जो पूछते बंदूक कितनी थी, कैसे हमला हुआ। हम पहले बोलते अपने सैनिकों को कि ठोक के आओ, देश का पंत प्रधान आपके साथ है। तो ये हमसे ये ना सीखा है। और यही बांग्लादेश की बात, देखिए ये क्या था, बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया था। तो ये नहीं है, हिंदुओं की रक्षा हमने समय समय पे की है और विश्व भर में जो भी हिंदू सनातनी है, जब मैं इतने कहूँ भारतीय है, उसकी रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। कांग्रेस से मैं इतना कहूंगा, धर्म का लिए उन्हें करना है। अपनी विदेश नीति की बात करते हैं, जो अमेरिका जिसके हम इनके कांग्रेस के नेता जाके कटोरा लेके खड़े होते थे, कुछ लोग दे दो, आज उस अमेरिका को झुकना पड़ रहा है भारत की नीति के आगे। एक सशक्त प्रधानमंत्री के आगे वो झुकता है, वो 50 लगाए 100 लगाए, भारत कहा कि वो अपने लोगों के जो अधिकार है उससे समझौता नहीं करेगा। तो यह है भारत की नीति। आप विदेश नीति की बात करते हैं, हमें याद है जब अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, जब भारत का कोई नेता अमेरिका जाता था तो उनके कपड़े खुलवा दिए जाते थे चेकिंग के नाम पे। मजाक है, कोई अंगली उड़ा दे और ये शर्म नहीं आती। ये बात करते मनमोहन सिंह जी को विदेश में लज्जित होना पड़ा था। नहीं तो ये बात तो सर उठती है ना बार बार चंद्रशेखर जी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होती रही और सरकार निंदा के अलावा कुछ कर नहीं पाई। एक खिलाड़ी को आईपीएल नहीं खेलने देना, क्या ये काफी है? ये एक डेमोक्रेटिक वे है। भारत ने बांग्लादेश को कई बार नहीं, ऐसा कोई कूटनीतिक दबाव तो नहीं डाल पाए ना बांग्लादेश के ऊपर। यूनुस ने जो चाहा वो किया और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से चाहा उस प्रकार से बांग्लादेश का इस्तेमाल किया। सर यूनुस जो थे वो कठपुतली थे, वो शासक नहीं थे, वो कठपुतली थे, कट्टरपंथी चला रहे थे। भारत ने जो अंतरराष्ट्रीय मापदंड है उनको धमकाया, डराया, प्रतिबंध लगाया, वो सब कुछ काम किए कि भारत के। और आज आप देखिए ये चुनाव हो रहे हैं, ये वहां के अल्पसंख्यकों का विरोध होने के कारण हो रहे हैं। ये डर गई यूनुस सरकार, क्योंकि भारत ने जब एक बार यूनुस से कहा या तो समझ जाओ, नहीं तो आप भी पाकिस्तान की तरह कटोरा लोगे। यूनुस को लगा डर। उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे, ये घटनाएं ना हो। तो ये विदेश नीति। ठीक है, ओके। शान खान जी, योर टर्न। देखिए आशीष जी, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने शेख हसीना को भारत में शरण दी और निरंतर वो भारत में हैं, उसकी कीमत भारत की विदेश नीति ने चुकाई है। अच्छा। क्योंकि बांग्लादेश में जो भारत विरोधी अभियान को बढ़ावा मिला, उसका एक कारण शेख हसीना को शरण देना भी है। तो भाजपा सरकार बेशर्मी ना करे, वो इस पूरे प्रकरण में विफल साबित हुए हैं। उन्होंने जो उनको करना था वो नहीं कर पाए। दूसरी बात, सबसे स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जब सीए कानून लाया गया था तो मोदी जी, अमित शाह और पूरी भाजपा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक है, विशेषकर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। जब बांग्लादेश में वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों को मारा गया, काटा गया, उन्हें सताया गया, तो उस समय भारत ने अपनी सीमाएं क्यों नहीं खोल दी? क्यों नहीं सीए के तहत उनको नागरिकता देने का काम किया? तो कहीं ना कहीं ये अपने काम को करने में विफल साबित हुए हैं। और ये यूनुस के सामने इन्होंने घुटने टेकने का काम किया। संजीव जी, आप किस प्रकार से देखेंगे कांग्रेस के इन आरोपों को? मैं आ रहा हूं चंद्रशेखर जी, मैं समझ रहा हूं आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इसके टेक्निकलिटीज को समझना होगा। संजीव जी से बात, क्योंकि अब आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो ये निचोड़ निकल नहीं पाएगा इन आरोपों का। संजीव जी, आप मानते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सरकार की नीतियां खराब रही, सीए की बात यहाँ पर शान खान जी ने की और तमाम चीजें जो अभी रेज की हैं कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने, आप किस प्रकार से इन तमाम आरोपों को देख रहे हैं सर? संजीव जी। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय शान खान जी से
ये सवाल करना चाहता हूँ, ये स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि शेख हसीना जी के बारे में उन्होंने अपने अभी जो विचार व्यक्त किए, क्या उनके ये अपने विचार हैं या उनके पार्टी के विचार हैं? क्योंकि यदि आप राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में से आप जाके पूछेंगे तो शेख हसीना जी के बारे में मेरे असेसमेंट के मुताबिक यदि आज पार्टी का स्टैंड चेंज हो गया है तो मैं नहीं कह सकता, इसी वजह से मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। लेकिन शेख हसीना की सरकार को कांग्रेस पार्टी की जो भी हमारी पुरानी सरकार थी उन्होंने सपोर्ट देने का ही कार्य किया है। शेख हसीना भारत के सभी राजनीतिक दलों की अच्छी मित्र है और गांधी परिवार से भी शेख हसीना के बहुत ही क्लोज ताल्लुकात हैं। हाँ, बिल्कुल। ये शान खान आपको इस बात को समझना होगा। और आप ये जो बयान आप शेख हसीना जी के बारे में दिया है उसके बारे में आप अपना जो है मत उसके ऊपर पुनर्विचार करें और स्पष्टीकरण दें कि क्या ये आपकी पार्टी के विचार हैं या आपके विचार हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि भारत का जो पूरा राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी भी है, अन्य दल भी हैं, सभी शेख हसीना को पूरा प्रोटेक्शन देने का कार्य करते रहे हैं। आपकी कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने भी किया था। जब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी तो लंबे समय तक शेख हसीना भारत के रही और तत्कालीन जो हमारी सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी और जितने भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स हैं सभी ने शेख हसीना को और उनके परिवार के सभी सदस्य जनों को पूरा शरण दिया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत शेख हसीना को जब तक वो नहीं चाहेंगी देश से यहाँ से बाहर से जाने की इच्छा स्वयं जब तक व्यक्त नहीं करेंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार उन्हें बाहर करने जा रही है। हाँ। और शेख हसीना भारत की मित्र रही है। हाँ। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध गोल्डन फेज में रहे हैं। इस बात को आप कैसे भूल जाते हैं? शेख हसीना को आप जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? ये जो स्थितियां उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई और इतना बड़ा उनकी सरकार को अपदस्थ किया गया। ठीक है, इस पर सुरेंद्र सर का भी वर्जन जान लेते हैं सर। किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं? ठीक, ये मैं बहुत हतप्रभ हूं सुनकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के ये बयान को सुनकर। ठीक है सुरेंद्र जी, क्या आपके भी यही विचार हैं? शान खान जी ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है, के कट्टरपंथियों की तरीके से आप भी यही मानते हैं सर? क्योंकि कट्टरपंथियों की तरह से बात कर रहे हैं आप। 1991 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश में दो ही चेहरों पर पूरी राजनीति घूमती रही, शेख हसीना और जिया। अब जिया दुनिया में नहीं है, शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जो घटनाक्रम रहा, उसके पीछे शेख हसीना को शरण देना बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप किस प्रकार से देखते हैं सर इसको? नहीं, मैं तो संजीव श्रीवास्तव जी से पूरी तरह से एग्री करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के संबंध बांग्लादेश से बहुत सबसे अच्छा अगर कोई पीरियड रहा है भारत बांग्लादेश संबंधों का तो वो शेख हसीना के कार्यकाल में। अच्छा, ये भी स्पष्ट करिए सर कि ये सिर्फ भाजपा के समय में, कांग्रेस के समय में भी रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के समय तो जब चूंकि सरकार ही बनी थी, शेख मुजीबुर रहमान जब बने थे 71 में जी, तो वो तो बन ही गए थे। हाँ। लेकिन जब उनकी हत्या हुई थी उस समय जब ये लंदन से तो बाहर थी, उस समय ये मारी नहीं जा सकी थी शेख हसीना। तो जब इंडिया आई तो इनको यहाँ प्रोटेक्शन दिया ही था। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि मैं संजीव श्रीवास्तव से पूरी तरह सहमत हूँ जो इन्होंने एनालिसिस दिया है। मैं उसके आगे ये कह रहा हूँ कि इन 15 सालों में हमारे बेस्ट रिलेशनशिप रही। बड़े बड़े जो इश्यूज थे, चाहे वो वाटर रिवर तिस्ता नदी को लेकर के हो, चाहे वो एनक्लेव्स को लेकर के हो, चाहे वो बायलैटरल ट्रेड को लेके हो, चाहे बांग्लादेश को हमने अपने बंदरगाह रोक दिए हो, चाहे ट्रेड, मतलब वो सारे समझौते बहुत अच्छे हुए। प्रश्न क्या था कि उनको जो अपदस्थ किया उसके पीछे जो एक स्ट्रेटेजी थी जमात को सपोर्ट करके और डिस्टेबलाइज करने की यूएस की नीति की, तो उसके चलते ये हुआ। और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। शेख हसीना को यहाँ से कौन हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता। जब तक वो चाहेंगी रहेंगी। और हम कोई ऐसे देश हैं कि जो हम पे कोई दबाव डाल देगा। और जहां तक मैंने आपको पहले ही कहा, हिंदुओं की स्थिति तो वही रहनी है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो। हिंदूज आर मोर सेफ। यूएई और सऊदी अरेबिया और कतर में और ओमान में ज्यादा सेफ हैं बजाय इवन इन बंगाल। आप बांग्लादेश तो छोड़ दीजिए, इवन इन बंगाल दे आर नॉट सेफ। तो इसलिए वो बात करना कि कारण भी बताते जाइए सर, कारण भी बताते जाइए। नहीं, कारण मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्यों नहीं बॉर्डर खोल दिए। आप राहुल गांधी से कल स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि दे सपोर्ट सीए।
कहिए इनसे, कांग्रेस पार्टी कल खुल के कहे। आपने कोई राहुल गांधी का या कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट देखा है? हिंदुओं की जो वहां पे हत्या हुई है और जो वायलेंस हिंदुओं के खिलाफ हुई, कांग्रेस पार्टी का बड़ी लीडरशिप का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए आप। जब उस मुद्दे पर बात आप एक मौके का फायदा उठा के कहते हैं कि सीए बनाया, किस लिए बनाया, तो आप कह दीजिए कि भी सपोर्ट। इस पर एक फाइनल कमेंट शान का ले लेते हैं, उसके बाद में क्लोज करेंगे। शान, अब बताइए, विदेश मामलों के जानकार ने भी आपकी बातों को खारिज किया है और सुरेंद्र स्वामी जी ने भी खारिज किया है, और ये भी स्पष्ट कीजिए ये आपकी लाइन है या ये राहुल गांधी या पार्टी की लाइन है, ये आप जो कह रहे हैं अभी? अरे ये मुस्लिम लाइन है, कुछ नहीं है, ये मुस्लिम लाइन है। इनको बुलाओगे अरे भाई, यही बात बोलेंगे। अब देख लीजिए, इनको प्रॉब्लम है शेख हसीना से। अच्छा ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं शान जी का। नहीं है, जमात वालों को उन्होंने उठा के बंद कर दिया था 15 साल तक जेल में। अरे भाई आप शांत हो जाइए। के बड़े सारी लीडरशिप को उन्होंने जेल में डाल के बंद किया हुआ था कट्टरवाद। ठीक है सर, ओके शान जी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आशीष जी, जो भाजपा ने दावा किया था, मैंने वही कहा। भाजपा ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि ये कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बनाया गया है। तो जब इस कानून की सबसे अधिक आवश्यकता थी तो सरकार क्या कर रही थी? चने बेच रही थी। क्यों नहीं बुला लिया उनको? क्यों नहीं नागरिकता दी उनको? अरे भाई चुप रहिए ना, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप बोले तो नहीं बोलना था। आप चुप रहिए, यहाँ पे टीवी चैनल आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। इनको रोकिए आशीष जी, इनको रोकिए। वायलेंस के खिलाफ था। हाँ ठीक है सर, सुनो एक बार पूरा कर लेने दीजिए, अपनी बात पूरी कर लेने में समय सीमित है, मुझे क्लोज करना है। ये शेख हसीना की चिंता करने बैठे हुए हैं। सुनिए आशीष जी, इनको चुप कराइए, इनके बीच में नहीं बोलना था, इनको चुप कराइए। ओके सर, ओके हसीना के बारे में स्पष्टीकरण बताइए। ठीक है, ओके। मेरे पास समय इतना ही था, आज इतना ही था समय। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। तो बांग्लादेश से संबंधित जो भी अपडेट्स आएंगे, हालांकि कौन सी सरकार बनेगी, संभावनाएं बीएनपी की ज़्यादा है, जमात के कम। अब जो भी अपडेट्स उस तरफ से आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।